और वो पत्ते यूं करके गिरा, बिल्कुल यहाँ गोली पड़ी और वो यूं करके गिरा। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, शायद बेहोश हो गया। हमने उसको उठाया, देखा पीछे से उसका भेजा निकल रहा था। वहाँ पे फिर बाद में कुछ दिनों बाद, मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद ही फिर वहाँ पे श्रीयंत्र में एक वो बन गया था, जिसमें कि दिवाकर भट्ट जी का एनकाउंटर तय था लगभग। तो हमने कहा भी इस बात को उठाओ मत, क्योंकि पौड़ी रैली में अगर ये बात उड़ जाती तो शायद न जाने वहाँ पे क्या दृश्य होता है, ये मैं नहीं कह सकता नहीं। पता चला 82 के पास इनकी कहीं पे डेड बॉडी मिली, जो कि हम उससे पहले खंगालते हुए आ रहे थे। बाद में बोरे में डाल के फेंकी, बोरे में डाल के। अरे वो पता चला घड़ी की वजह से कि ये आज ही कल की है, ये ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि घड़ी चल रही थी। ये जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया थी ना, ये जिला प्रशासन ने कहा कि आप लोग अपने कागज लाओ, हम आपका चिन्हीकरण करेंगे। ये प्रक्रिया ही गलत थी। और जो आप राज्य की बात करते हैं ना, जो आज मुझे बड़ा थोड़ा अफसोस होता है कि ठीक है, कांग्रेस अपना श्रेय लेना चाहती है, बीजेपी अपना श्रेय लेती है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि उत्तराखंड की जिसने नींव रखी है उसका नमस्कार, पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारी संतन सिंह रावत जी, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड आंदोलनकारी कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो संतन सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। और अपना एक छोटा सूक्ष्म परिचय देते हुए मैं चाहूँगा कि आप उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ साझा करें, ताकि हमारे जो दर्शक साथी हैं उन्हें वह उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में जान पाएँ। सबसे पहले तो मैं पंत जी आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से बुलाया है और आपने कहा उत्तराखंड राज्य जो उस वक्त मूवमेंट चला था उनकी यादों के विषय में आप बिल्कुल वार्ता करना चाहते हैं। 1994 की बातें, हमारे छात्र संघ अध्यक्ष उस वक्त हुआ करते थे वीरेंद्र पोखरियाल जी, डीएवी कॉलेज वीरेंद्र पोखरियाल जो भी मेयर का चुनाव लड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और उससे पहले थे हमारे रविंद्र जुगरान जी। तो हम लोग बाहर नेशनल के पास चाय पी रहे थे, तो इतने में हमारे ग्रुप के लड़के आए, उन्होंने कहा जुगरान जी बुला रहे हैं। पुस्तकालय होता था वहाँ पे, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के पास ही उन्होंने इकट्ठा होने के लिए कहा। उस वक्त ये चल रही थी सुबह 27% आरक्षण के जी। वहाँ से जुगरान जी ने अपने भाषण देने शुरू किए कि कॉलेज में, स्कूलों में ये जो 27 आरक्षण का वो किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। वहीं से हम छात्र लोग लामबंद होते चले गए और वहाँ से लगातार फिर हमारे डे बाय डे स्कूलों को बंद कराना, कॉलेजों को बंद कराना, इस तरीके से हम लोग यूनाइटेड होते चले गए, जो एक बहुत मतलब हजूम जुड़ता चले गया छात्रों का इसके विरोध के लिए, आरक्षण के विरोध हुई, आरक्षण के विरोध में। फिर उसी वक्त अगस्त में यूकेडी के हमारे जो आज हमारे उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात हैं इंद्रमणि बड़ौनी जी, उसी वक्त उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। उत्तराखंड मूवमेंट, उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए वो लोग बैठे हुए थे। तो ऐसा हुआ तो छात्रों के ऊपर भी थोड़ा, जब हम लोग स्कूल कॉलेज वगैरह बंद करा रहे थे और लगातार हमने तो बहुत काफ़ी बड़े नामी गिरामी कॉलेजों के अंदर भी हमने काफ़ी दबाव बनाया है। जैसे दून स्कूल हो गया, वेलम बॉयज़ हो गया, वेलम गर्ल्स हो गया, कॉन्वेंट स्कूल हो गया, सेंट जोसेफ हो गया, इन लोगों को हम बंद करा देते थे। लेकिन बड़े स्कूल, दून स्कूल वगैरह में तो बंद कराना वाजिब नहीं था, लेकिन हमारे एक आवाज़ ज़रूर पहुंचती थी वहाँ तक। इस तरीके से चलते गए तो फिर यूकेडी भी सक्रिय थी। वहाँ से हम लोगों को छात्रों के साथ मीटिंग होती गई। छात्रों के मीटिंग के साथ साथ पूर्व सैनिकों का भी एक बहुत बड़ा हुजूम जुड़ता चलेगा आंदोलन। उन्होंने छात्रों को समझाया जब हमारा राज्य होगा, हमारी पॉलिसी होगी, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई के लिए हम कन्वर्ट हो गए, उधर चले गए।
मतलब कहने का तात्पर्य आपका यह है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन आपका जो है वो राज्य की मांग संबंधी आंदोलन में तब्दील हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच में हमारा छात्रों का एक रैली का आह्वान किया गया था जो कि पौड़ी में होना था। 2 सितंबर को पौड़ी में होना था, तो 1 सितंबर के हम नाइट से यहाँ से चल पड़े थे। मतलब नाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन दोपहर सांझ के टाइम हो गया। मतलब 2-3 बजे से हम निकल पड़े थे, क्योंकि वहाँ पे भी हमने रुकना था। श्रीनगर में पहुँचे, वहाँ हम लोगों के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी, धर्मशालाएं थी, वहाँ हम रुके। सुबह मॉर्निंग में हम लोग पौड़ी के लिए प्रस्थान कर गए थे। इस बीच हमारे कुछ परिचित थे, तो हम लोग गढ़वाल मंडल विकास निगम में हम थोड़ा हमने कहा चाय नाश्ता कर लेंगे। उन्होंने कहा था यहाँ आ जाना, क्यों? तो हम वहाँ मिलने गए, तो हम वहाँ चाय नाश्ता किया। तो इसी बीच हमें सूचना मिली कि खटीमा में गोलीकांड हो गया, छात्रों के ऊपर गोली चल गई है और काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए, शहीद हो गए। खैर उस वक्त तक हम लोग क्योंकि सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट इसलिए नहीं थे कि हमें ना अखबारों में कुछ था ना कुछ पता था, तो हमने कहा भी इस बात को उठाओ मत, क्योंकि पौड़ी रैली में अगर ये बात उठ जाती तो शायद न जाने वहाँ पे क्या दृश्य होता है, ये मैं नहीं कह सकता था। जब वापसी में जा रहे थे, शाम के टाइम की बात है, 2 तारीख की, इस बीच में फिर सूचना मिली कि मसूरी में भी गोलीकांड हो गया। 1 और 2 लगातार 2 दिन खटीमा और मसूरी में गोलीकांड हो गया, जिसमें कि काफ़ी महिलाएं और पुरुष उसमें शहीद हो गए। अब इस बीच में हम लोग भी समझ में नहीं आया अब क्या करें, क्या फैसला ले। छात्र राजनीति के जो हमारे अगुवा थे, और वहाँ पे ये भी बता दिया गया था कि वहाँ पे कर्फ्यू लागू हो गया है, इस वक्त रात के टाइम पे जाना ठीक नहीं है, ना जाने क्या फिर अंधेरे में कुछ हो जाए। ऐसा ही उस वक्त होता भी था, पुलिस का डर भी होता था। बिल्कुल, है ना। तो फिर ये निर्णय लिया गया, अभी देहरादून चलेंगे और देहरादून में जो भी होगा अगले दिन उसमें वार्ता होगी, बात करेंगे या क्या निर्णय, वो क्या करना है आगे। तो हम लोग रात्रि करीबन 8-9 बजे हम देहरादून पहुंच गए थे। 9 बजे 9 ऐसे लगभग रहा। इतना टाइम तो खैर कहाँ देखते थे उस वक्त। हाँ। तो हम लोग रात के अंधेरे में पहुंच गए थे। तो फिर हम घर में आए, फिर सो गए। सुबह उठ गए थे हम 6 बजे के करीब। हमने कहा ये वास्तव में क्या हुआ। हम लोग एक आक्रोशित हुए मोहल्ले से, क्योंकि एक आग की तरह फैल गई थी पूरे उत्तराखंड में मसूरी कांड और खटीमा गोलीकांड और मसूरी, खटीमा गोलीकांड और मसूरी गोलीकांड, क्योंकि मसूरी नज़दीकी थी, खबर तो आई जानी थी। सुबह आनी थी वहाँ से डेड बॉडियाँ। तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट लाइफ के लड़के थे काफ़ी, वो भी इकट्ठे हुए। हम लोगों ने एक जत्था बनाया और नेसविला रोड के पास हम एकत्र हो गए, कांग्रेस भवन के पास। जो हमारा आक्रोश था, हमने आक्रोश तो प्रकट करना था, क्योंकि उस वक्त सुबह सुबह 10 साढ़े 10 ऐसी टाइम था, 11 से, अब इतना ध्यान नहीं है क्या टाइम था, लेकिन 10:30 11 के लगभग सुबह का वक्त था। तो वहाँ से जिप्सियाँ आई पुलिस की काफ़ी, जिसमें शायद उनके पीछे पीछे डेड बॉडियाँ, एम्बुलेंस वगैरह जिनमें उनकी डेड बॉडियाँ आनी थी। तो हमारे जो आक्रोश प्रकट करना था वो प्रकट किया। इस तरह आगे और भी चलता रहा। फिर आया मुजफ्फरनगर गोलीकांड। 2 अक्टूबर को एक रैली का आह्वान किया गया था। उसमें स्टूडेंट हो, छात्र संघ हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कर्मचारी, मतलब सभी लोगों का किसी न किसी रूप में उसमें भागीदारी थी। बिल्कुल हमारी भी उस वक्त हमने एक अपने संगठन का नाम भी बना लिया था, क्योंकि होता है तो हमने एक उत्तराखंड युवा मोर्चा के नाम से एक संगठन बना लिया था। अच्छा। उसके बैनर तले ही हम लोग यहाँ से नेसविला रोड से। युवा मोर्चा का नेतृत्व कौन कर रहा था उस वक्त? मैं ही कर रहा था। अच्छा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो बना नहीं था। उस वक्त उन्होंने कहा कि आप, और वैसे अगुवाई मैं ही करता था। अच्छा। तो हमारा एक युवा उत्तराखंड युवा मोर्चा बनाया, और मतलब होता सभी का सहयोग होता था। ऐसा कुछ नहीं था कि सहयोग, चाहे छात्र हो गए, चाहे वो महिला संघर्ष समिति हो गई, चाहे वो संघर्ष समिति हो गई, सबका सहयोग होता था। बिल्कुल। इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। तो हमने एक अच्छा काम ये किया, एक रजिस्टर लिया और उसमें सब मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, उनकी एक नाम लिखा। जो मुजफ्फरनगर जो दिल्ली जाने के राजी थे। बिल्कुल 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 जी। वो हमने एक रजिस्टर बनाया था, युवा मोर्चा के नाम से था, और उस रजिस्टर में सबके नाम लिखना
मोहल्ले के थे, कोई नेशनल रोड का था, कोई डंगवाल मार्ग का था। ना जो आपके साथ जाने वाले लोग थे, आपने उनका नाम लिखा? नाम लिखना, क्योंकि ऐसा होता है कल कोई हादसा हो जाए, चल तो देते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। इसी तरह हम लोगों ने सबका नाम वगैरह लिख के, पिता का नाम, ये सब चीज़ें तो करके। लगभग कितने लोग रहे उस समय युवा मोर्चा में आपके नेतृत्व में जो दिल्ली जाने को तैयार थे? उस वक्त हमारे जो दोनों बसें थी फुल थी, जिसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, और हमने 2 बसें कर रखी थी। एक तो महिलाओं के लिए तैयार थी, जो हमारी महिलाएं जा रही थी वहाँ से, मोहल्ले से, उनके लिए अलग था, और पुरुषों के लिए अलग था, कंबाइन नहीं था। हाँ, अगर ज़्यादा वो हो जाएगा, कोई अगर पैसे ऐसा आया नहीं तो वो महिलाओं के नाम से अलग से कर रखा था। और हमें 2 बसों की व्यवस्था 2 बसों की व्यवस्था, लगभग 70-80 आती, 70-75 के आसपास ये लोग थे, जिसमें सर्विस वाले लोग भी थे, कर्मचारी लोग भी थे। बिल्कुल। अच्छा, आपकी बस भी मेरे ख्याल से दर्शन लाल चौक से ही चली होगी? हाँ, चली रात को। तो कितने बजे चले होंगे हम लोग यहाँ से? हम चले होंगे 10:30-11 के लगभग। अच्छा। क्योंकि उससे पहले जब दर्शन लाल चौक में था, उस दिन शायद कुछ था भी, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से विजय प्रताप मल्ला जी थे उस वक्त हमारे, जिन्होंने हमें 2 बसें कराई थी। वो छात्र संघर्ष समिति से भी थे और संघर्ष समिति से भी जुड़े थे। तो उन्होंने कहा था ठीक है, यहीं से मैं एसले हॉल चौक से हम लोग बस लिया, और वहाँ से, बल्कि मेरा एक मित्र था रविंदर रावत और पोलू, वो मेरा साथ ही पढ़ता था गांधी इंटर कॉलेज में। उस मुजफ्फरनगर गोलीकांड में भी उसको हमने खोया, उसकी शिनाख्त भी मैं नहीं करी थी। और इस तरह से हम लोग चल पड़े। उससे पहले नारसन में, जब हम यहाँ से चल पड़े तो रोड के पास ही एक जगह है नारसन, वहाँ पे भी हम लोगों को बसों को रोका गया। अब हमें नहीं पता था, लेकिन जब बसों को रोका गया तो हमारे उस टाइम पे वहाँ पीएससी के जवान आ रहे थे। तो जब हम लोगों ने देखा, हमने कहा ये, क्योंकि उस वक्त पुलिस और पीएससी को देख के आदमी का खून अपना भी खोल उठता था, वो हो जाता था। खैर, हमारे जो और भी लोग थे वहाँ पे, वो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं करना, इनको छेड़ना नहीं है, इनको जाने दो। उस बीच में हमने देखा कि वहाँ कुछ, मतलब लाठीचार्ज हुआ, क्या हुआ ये तो मुझे भी समझा पता नहीं। रात का टाइम था, अंधेरे में थे हम लोग, भी बाहर आ गए थे बस के बीच में, लेकिन ये नहीं पता चला हुआ क्या। कुछ वहाँ आगजनी की सी घटनाएं भी हो गई थी। हाँ, पुलिस वालों से कुछ झड़प हुई थी, झगड़ा तो हुआ है, चौकी में आग लगा दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने ये चीज़ें देखी तो हमारे कुछ सीनियर भी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, आप लोग बस में बैठो, कोई बात नहीं, हम संभालेंगे, जो भी है। संघर्ष समिति के लोग भी थे काफ़ी लोग। तो हम लोग फिर बस में बैठे। उसके बाद हमारा कारवां आगे बढ़ता चले गया। करीबन सुबह, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये था कि धुंधला सा उजाला हो गया था। 4:30-5 बजे लगभग। हाँ, 4:30-5 बजे का टाइम रहा होगा। हमने देखा, हमने कहा यहाँ पे फिर बसें रोक दी गई है, मतलब बसें आगे ही नहीं बढ़ रही थी। मतलब आप मुजफ्फरनगर तिराहा पहुंच गए थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पहुंचे तो हमारी समझ में नहीं आया क्या बात हो गई। हजूम लगा हुआ सड़कों में। हमने पूछा, कुछ लोग कहने लग गए यहाँ रात को कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब जानकारी लेनी तो पड़ती है, क्योंकि किसके साथ हुआ, क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा पहाड़ की बसें आ रही थी रात को, चमोली इधर वगैरह की, पहाड़ों की, श्रीनगर, चमोली वगैरह जो भी इस तरफ की थे, रात की इनकी महिलाओं के साथ कुछ गलत हो गया है। और अब जब ऐसा पता चलता गया तो लोग सभी अपने बसें, लगभग काफ़ी लोगों ने बसें छोड़ दी थी और इकट्ठे हो गए थे। इस बीच में करीबन 6:30 बज गया होगा, 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो हमारे संघर्ष समिति के उस वक्त ये रणजीत सिंह वर्मा जी हो गए, वेद उनियाल जी हो गए, और भी ज्योति भगोड़ा जी वगैरह, ये लोग शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे इनको बुला लिया गया था। पुलिस ने वार्ता के लिए बुलाया था, किस लिए बुलाया था ये तो हम तो गए नहीं थे, हमें पता ही नहीं चला। तो उस वक्त हमारे एक लीडर थे रविंद्र जुगरान जी, जिनका काफ़ी चर्चित रहते थे। चर्चित नहीं, वास्तव में एक बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे। अगर शायद उनका परिचय पूछते हैं जैसे पुलिस वाले कि ये आप कौन है, आप कौन है,
तो वहाँ किसी ने बता दिया था, जो हमने सुना है, कि रविंद्र जुगरान को बोल दिया था कि आप अपना परिचय मत देना है रविंद्र जुगरान, नहीं तो आपका एनकाउंटर कर देंगे। वास्तव में शायद कर भी देते, उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। तो ये अंदर बैठे थे और हम लोग सड़कों में धरने पे बैठ गए थे कि हमें, और वहाँ पे रघुपति राघव राजा, 2 अक्टूबर का टाइम था, तो गांधी जी के भजन हम लोग गाने लग गए थे। अब जब भजन गाते 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 करीबन हो गया आधा पौन घंटा, 1 घंटे लगभग, इस बीच न जाने क्या हुआ, ये शायद हो सकता हमारी तरफ से भी किसी ने पत्थर वत्थर फेंक दिया होगा पुलिस की तरफ। उन्होंने आंसू गैस कुछ गोले छोड़ दिए अब उठाने के लिए, क्योंकि प्रेशर काफ़ी पड़ गया था, काफ़ी भीड़ भी, हमारे हजारों लोग सड़क वहाँ पे आ गए थे। वहाँ से पुलिस का घेरा कम से कम आगे जाके कम से कम 25-30 किलोमीटर के आगे उनका पूरा चारों तरफ से उनके पुलिस ही पुलिस थे, मतलब चारों तरफ पुलिस ही देखने को मिल रही थी। हमने देखा इस बीच पता नहीं क्या हुआ, लाठीचार्ज, मतलब उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंकने लग गए। हमें पहली बार उस वक्त ज़िंदगी में हमने उस चीज़ से हुआ कि ये आंसू गैस होता क्या है, क्योंकि उन्होंने आंसू गैस फेंका तो हमारी आंखों में जलन। अब जब जलन होती है तो आंखें आदमी पानी निकलता है इधर। किसी ने बोला गीला कपड़ा रख लो या तौलिया है, ऐसा करके उसे आंखों में लगाओ, उससे वो हो जाता। और उसके बाद हमारे पे पत्थर वत्थर तो कुछ नहीं था, जो भी आया हम भी पुलिस वालों की तरफ फेंक रहे थे। इस बीच में मैंने सबसे पहले, जब जीवन में हमने कभी गोलीकांड देखा नहीं था, पहली बार मैंने वो जीवन में गोलीकांड देखा जी। एक सत्येंद्र चौहान सेला कोई में रहते थे, वो तो बाद में पता चला, उस वक्त हम कोई उनको पहचानते नहीं थे। मेरे ख्याल से वो भी 16-17 साल का लड़का रहा होगा। जब हमने देखा उसके यहाँ पे, और वो पत्ते यूं करके गिरा, बिल्कुल यहाँ गोली पड़ी और वो यूं करके गिरा। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, शायद बेहोश हो गया। हमने उसे उठाया, देखा पीछे से उसका भेजा निकल रखा था। हमें अज्ञानी थे इस बारे में कि हम उसका भेजा अपने हाथ से डाल रहे सर के अंदर। हमने कहा शायद जीवित हो, बेहोश हो गया होगा, ये चोट लग गई गिरने से। तब किसी ने कहा अरे भाई ये ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान ही नहीं था। कि उन्होंने बोला भाई ये ख़त्म हो गया है, इसकी एक कोई कपड़ा या तौलिया लाओ, इसका भेजा उसमें रखो और इसको उठा के ले चलो। तब हमारे पास किसी ने एक तौलिया लेकर आए, हमारे साथ के लड़के वो, जिन्होंने, होता ही है जब जा रहे बाहर तो भाई सुबह नित्य कर्म के लिए तौलिया, नहाना धोना जो भी है उसके लिए किसी ने रख दिया होगा अपने बैग में, वो लेके आए तो उन्होंने उसको रखा। इस तरह से काफ़ी, फिर इस बीच मतलब वो बढ़ता ही चले गया, गोलीबारी चालू हो गई थी। गोलीबारी बिल्कुल। हमें तो यही नहीं पता चला था कि हम तो ये सोचते थे प्लास्टिक की गोली का निशान है। कहते हैं ना, सुना था कि पहले प्लास्टिक की गोली चलाते, तो हमने सोचा शायद प्लास्टिक की गोली से हुआ होगा। इतने में हमने देखा, मेरा एक साथ गांधी इंटर कॉलेज से साथ पढ़ता था रविंद्र रावत और पोलू, वो भी मतलब मेरे ख्याल से तो वहीं पे हाल उसकी डेथ हो गई थी। उसकी गोलियां लग रखी दे रहे। अब मैंने देखा, मैं शक पका गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये पोलू तो हमारे साथ, ये तो रात को मेरे से झगड़ा कर रहा था कि यार संतर भाई ये पहले हमें ले जाने दो, क्योंकि दोनों ही हम दोस्त थे कॉलेज से, कि तुम्हारा तो घर यही है नेशविला रोड में, आपको क्या, आप तो मेरे को तो नेहरू कॉलोनी जाना दूर है। वास्तव में दूर कहते थे उस वक्त। वहाँ हमारे सब लोग खड़े हैं। तो मैंने कहा चलो यार तुम ले जाओ। मल्ला ने कहा कोई बात नहीं। मल्ला भाई ने कहा अच्छा, बस ले जाने के लिए, हाँ, कि इनको दे दो, तुम तो यहीं जाना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। वो ले गए। और फिर मेरी एक और गाड़ी आनी थी, तो उन्होंने कहा जब जाएगा तो दोनों ही साथ ले जाना है, क्या है अब ये एक ले जा रहा है फिर दो ले जाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। ऐसे करते हुए वो बेचारा ले गया था। अब मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इसके मैं तत्काल पहचान गया उसे, क्योंकि होता ही है जब हाँ साथ का था। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा ये तो डेथ हो गई। सबको कि जितने भी डेथ हो रहे थे, फिर उनको किसी की वो पहाड़ों से आई होगी, गाड़ी आई होगी, जीप वगैरह, मैक्स वगैरह, नहीं मैक्स वगैरह कुछ नहीं होती थी, ये होती थी क्या कहते हैं खुली जीपें नहीं होती, कमांडो टाइप की, कमांडर। हाँ बिल्कुल सही करे, उस वक्त ये होती थी, मैक्स भी नहीं होती थी उस टाइप की। तो उस किसी ने कहा चलो हम ले जा लेंगे वहाँ, ऐसे करके उन्होंने ना जाने रुड़की ले गए, कहाँ ले गए। फिर इस बीच में जब ये चीज़ें होता रहा तो मैं भी घायल हो गया था। अच्छा।
और उस वक्त एक चीज़ और चल रही थी, प्लेग रोग भी चल रहा था, वो शायद चूहों से फैला हुआ था। और उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि तो कौन आपकी क्या कहाँ गोली है, लगी क्या। थी? मैं जो ये हो रहा था ना, तो पुलिस वालों से भिड़ गया था। अच्छा, और वो ये यहाँ पे सर पे मेरे डंडा लगा। लाठी लगी मतलब आपके? हाँ, लाठी लगी, गोली कांड तो नहीं था, अच्छा, आपके लाठी लगी और मैं अचेत हो गया था वहीं पे। उसके बाद जब सर पे कोई चोट लगती है तो आदमी फिर अचेत ही हो जाता है। मैं अचेत हो गया वहाँ पे, मुझे यही नहीं पता चला मैं गया कहाँ। हाँ, लेकिन मुझे जब मैं रुड़की पहुँचा तो वहाँ से थोड़ी देर के लिए मुझे होश आया। होश तो आ गया था, मतलब इतना हो गया था कि मैं कुछ पहचान रहा था, देख रहा था कि कहीं आ रखा, आंखें खोल दी थी मैंने, लेकिन इतना ये स्मरण शक्ति इतनी तेज नहीं हो रही थी कि किसी को पहचान सकूँ। और उसके बाद हमें रुड़की से हरिद्वार होते हुए फिर देहरादून लाया गया। वहाँ पे आते आते तो हम लोगों के सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, और ऊपर से यहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी सिर से, और यहाँ आके मुझे पता भी नहीं चला। रात को करीबन 9 सवा 9 बजे के करीब मेरे फादर और भाई लोग आए। अब उन्होंने देखा होगा, यहाँ से किसी ने बताया होगा, वो थ्री व्हीलर करके आए थे। उन्होंने देखा, खैर ढाढ़स बंधाया मुझे, कोई नहीं, अब यहाँ आ गया। तो उस वक्त क्या होता था, हम लोग पुलिस वालों से ऐसा वो डरते थे। मेरी एंट्री तो हो रखी थी यहाँ दून हॉस्पिटल में, लेकिन पिताजी लोगों ने, ये भाई लोगों ने इनका कहा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इसको अरेस्ट कर ले और ना जा रहे फिर। तो उन्होंने अपने दिमाग से, पिताजी भाई लोगों ने वहाँ से डॉक्टर से, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसे नहीं लिखाएंगे, ये तो लिख के देंगे, क्योंकि एक इसका एक वो होता है कि अगर आप ले जाओगे तो आप अपने रिस्क में ले जाओगे। खैर पिताजी ने कहा कोई नहीं, हम अपने से रिस्क में ले जाते हैं। पिताजी हमें वहाँ से रात को करीबन 11 सवा 11 ऐसे उठा के ले गए, क्योंकि टाइम लगता है कागज़ों में वो करने में। तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा नहीं, थ्री व्हीलर किया था, हमारे मोहल्ले का ही लड़का था जिसके थ्री व्हीलर में हम गए। तो पिताजी, फिर उसके बाद मैं घर आ गया था। ऐसे ही उत्तराखंड मूवमेंट चलता रहा। इसी तरह रोज़ हमारी रैलियाँ निकलती थी राज्य प्राप्ति के लिए, कभी कहीं कुछ होता था, कभी कहीं कुछ। 16 दिसंबर को हम जुलूस की शक्ल में आ रहे थे। कुछ रायपुर में लाठीचार्ज वगैरह हो गया था महिलाओं के जुलूस के ऊपर जी। तो हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्र हो रहे थे। घंटाघर से होते हम जुलूस निकाल रहे थे। उसमें हमारे आज माननीय मंत्री जी हैं, जैसे गणेश जोशी जी हो गए, ये भी थे क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के थे। इस तरह वो भी चल रहे थे। हम लोग यहाँ पे आ गए पुलिस कंट्रोल रूम पे। जब हम जा रहे थे तो बंद कराते हुए, तो पुलिस कंट्रोल रूम के पास इन्होंने कहा, अब हम लोग इतना वो नहीं था, तो इन्होंने कहा नहीं, एसएसपी एक माथुर साहब हुआ करते थे, एसएसपी माथुर। वार्ता हुई कि ये क्यों हुआ इस तरीके से। और ये विनोद चमोली जी भी थे, काफ़ी लोग थे ऊपर गए, विवेकानंद खंडूरी जी हो गए, रविंदर जुगरान जी हो गए, वीरेंद्र पोखरियाल जी हो गए। हम भी उसी मीटिंग में थे जब एसएसपी माथुर साहब मीटिंग कर रहे थे। इस बीच में ना जाने बात करते करते काफ़ी उत्तेजित हो गया माहौल, बहुत मतलब गर्मा गर्मी हो गया बिल्कुल। अचानक उन्होंने, माथुर जी ने कहा इनको सबको अरेस्ट कर लो। हम लोग नीचे चलने लग गए। इन्होंने कहा चलो नीचे चलो। हम लोग नीचे चलने लग गए, और लेकिन पुलिस वालों ने एक नीचे का गेट बंद कर दिया गया, और वहाँ से हम लोगों को 16 लोग थे उस वक्त, हम लोग अरेस्टिंग वहीं कर दी। नीचे से फिर पथराव होने लग गया। फिर पुलिस वालों ने भी जो उनका वो था, पुलिस पथराव किया, लाठीचार्ज किया लोगों को, फिर इधर उधर करके हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पहले हमें आशा रोड़ी की तरफ ले गए। हमने सोचा शायद यहाँ से पैदल छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं था कि शायद ये हमें बाहर ले जाएंगे। हमने कहा फिर यहीं ले आएंगे, या क्या पता आशा रोड़ी में ज़रा थोड़ा सा माहौल शांत करने के लिए, या यहाँ से हमें पैदल छोड़ देंगे। लेकिन रात काफ़ी हो गई, 8 साढ़े 8 बज गए। फिर वहीं पे उन्होंने कहा कि अब आपको हरिद्वार जाना है।
हम फिर हरिद्वार के लिए, उन्होंने गाड़ी पुलिस ने अपना जो भी कर रखा था, हम लोग हरिद्वार के लिए भेज दिया गया। हरिद्वार में भेजा तो वहाँ पे भी जेल में नहीं रखा। ऐसे करते करते फिर वही 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम हो गया कि क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। ये जितने, क्योंकि ये सीनियर लोग थे, हमें इतना ये था कि सपोर्ट था कि ये लोग भी हैं, हाँ, लोग साथ में हैं। लोग साथ में। जी। उसमें एक आशा भोगड़ा भी आई थी, लेकिन उनको छोड़ दिया गया था। एक बीना भोगड़ा थी, वो आज हमारी बीच में नहीं है। वो भी काफ़ी प्रखर महिलाएं थी, बिल्कुल जूझने जज्बा था। बीना उसको। बहुगुणा जो रायपुर वाली जिनके हस्बैंड, हाँ, ये इन्होंने भी, उनके हस्बैंड ने भी बहुत सहयोग किया था हम लोगों को जब हम लोग बरेली सेंट्रल जेल में थे। जी। तो इनको फिर छोड़ दिया गया था, क्योंकि महिलाओं को ले जाना उचित नहीं समझा पुलिस ने, तो इन्होंने इनको वापस कर दिया था। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, कहाँ। कभी आशा रोडी, अरे आशा रोडी से हरिद्वार। फिर हमें कहा कि चलो, अब बाद में पता चला कि ये हमें यूपी बरेली की साइड ले जा रहे। सुबह हम बेचारे, एक बहुत सज्जन आदमी थे, वो पुलिस में ही थे, जिनके कस्टडी में जा रहे थे। उन्होंने कहा, देखो आप, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई हथकड़ी लगा रहा, आपने चाय पीनी है, अब होते ये नित्यक्रम भी करने हैं, लेटरिन बाथरूम भी जाना है। उन्होंने कहा, आप लोग, क्योंकि मेरी भी नौकरी का सवाल है, जहाँ भी जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत करना कि आप लोग यहाँ से इधर उधर हो जाना। बात भी सही थी उनकी भी। हमने कहा, काफ़ी उन्होंने चाय वाय भी उन्होंने ही पिलाई, नाश्ता भी उन्होंने ही कराए। तो हमने भी उनके साथ ऐसा क्यों करना भाई, वास्तव में उनकी नौकरी का सवाल है, हमारा उनसे थोड़े पर्सनल झगड़ा है। हमारा राज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन है, ठीक है, हम कर रहे हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं राज्य प्राप्ति के लिए। हमने कहा नहीं, किसी ने नहीं किया, और बड़े अच्छे तरीके से। फिर हमें जिला जेल में ले गए, तो वहाँ उन्होंने कहा यहाँ नहीं, उनको फिर जिला जेल से फिर हमें सेंट्रल जेल में रखा। तो फिर वहाँ जब एंट्री हो गई तो हमारे को वहाँ इज्जत नगर में है बरेली सेंट्रल जेल जी। वहाँ हमें डॉक्टर संपूर्णानंद कक्ष आवंटित किया गया, जिसमें हम 16 के 16 लोगों को रहने का दिया गया। अच्छा। सामान हम पे कुछ था नहीं ना, लेकिन वो कंबल कुंबल वहीं से मिल गए थे। तो विनोद चमोली जी पहले भी वहाँ रासुका के तहत बंद हुए थे, राम मंदिर के सदर में। हाँ, नहीं, उत्तराखंड मूवमेंट में हुए थे। राम मंदिर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन रासुका के तहत बंद हुए थे, उनको नॉलेज था उधर का। फिर बीजेपी से जुड़े हुए थे। फिर ऐसे करते 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 हम लोग वहाँ गए, तो फिर हम पे कुछ वो जैसे थे, हम बस कंबल कुंबल दिए, हम वैसे ही लेटे रहे जैसे हम सोच रहे थे सुबह हो किसी तरह। फिर सुबह उन्होंने वो चाय वाय, उनका जो उनका वो था जेल का रूटीन था, वो बड़ा अटपटा सा लगा। रोटी आई, वो ऐसी लग रही थी जैसे दाल आई तो उसमें कंकर। फिर बाद में थोड़ा इन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने डाइट सिस्टम के हिसाब से नाश्ते में क्या है, दूध कितना आएगा, चीनी कितनी आएगी, चाय पत्ती, इस तरीके से। तो हमारे साथ के और भी लोग थे, नेगी जी थे, दीपक नेगी जी, चंद्रमोहन सिंह नेगी जी। ये इन्होंने कहा हम खाना वाना हम बनाएंगे, लकड़ी वगैरह सब वो मिल जाया करेगी। तो ये एक आपस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम, क्योंकि 16 लोग थे, कुछ ना कुछ सबने करना था। इस तरीके से हम चलते चले गए। फिर हम आए जनवरी में। कितने दिन रहे आप जेल में वहाँ? हम रहे वहाँ 28 दिन। 28 दिन सेंट्रल जेल बरेली। ठीक। और 5 दिन हम रहे। सभी 16 के 16 लोग? हाँ, 16 के 16। चमोली जी हो गए, विवेकानंद खंडूरी जी हो गए, गणेश जोशी जी हो गए, वीरेंद्र पोखरियाल जी हो गए, रविंदर जुगरान जी हो गए, मैं हो गया, नरेंद्र कठेत हो गया, बेचारा जो आज नहीं है, कर्मचारी था हमारे यहाँ जी। योगेश शर्मा हो गए, एक नरेंद्र बिष्ट थे, वो भी डेथ हो गई उसकी। ऐसे बहुत से लोग थे हमारे साथ, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, वैसे मेरे पे है लिस्ट है सब लोगों की। तो हम लोग अरेस्ट हो गए थे। तो उसके बाद देहरादून आए, तो यहाँ पे 4-5 दिन थोड़ा यहाँ से वो जो भी होता है कानूनी प्रक्रिया, उसमें थोड़ा लेट हो गए थे, तो 5-6 दिन यहाँ पे भी रहे। उसके बाद हम लोग छूट गए थे। इसी तरह मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता चले गया। ऐसे ही जब चल रहा था, तो
श्रीयंत्र टापू पर टापू वाला कांड जी, जो जिसका अब इतनी चीज़ें तो अब स्मरण नहीं रहती, लेकिन कुछ कुछ वो बता रहा हूँ मैं। श्रीयंत्र कांड वाला ऐसा हुआ, हम लोगों ने भी जाना था, उसका फ़ोन तो होते नहीं थे, कि ये बोला था इतने बजे तक आ जाना, तो ये मनोज ध्यानी, संजय पुंडीर वगैरह, ये सब लोगों का वहाँ पे हम संघर्ष, मतलब शहीद स्मारक में हम रोज़ जाते थे कोई डे। हाँ, तो वहाँ बोलते थे, क्योंकि वहाँ बिशन सिंह परमार और 2 जने लोग वो बैठे थे आमरण अनशन में, और दिवाकर भटजी में वही वो कर रहे थे, वहाँ का खेट पर्वत पर। नहीं, खेट पर्वत तो बाद में गए। अच्छा, पहले यहाँ बैठे, पहले यहाँ बैठे थे धरना स्थल पर। नहीं, ये श्रीनगर में श्रीयंत्र कांड, टापू कांड हुआ था ना एक। आमरण अनशन में बैठे थे, तो उनको उठाने के लिए पुलिस वाले गए थे। वैसे हम लोगों ने भी जाना था, मैंने भी जाना था, लेकिन मैं छूट गया था, क्योंकि मैं जब तक यहाँ आया, क्योंकि पैदल ही आना होता था, या साइकिल होती थी, पैदल गाड़ी वाड़ी हम पे नहीं होती थी। जब तक मैं धरना स्थल में शहीद स्मारक में आया, तब तक पता चले कि ये लोग चले गए, बस वो थी जीप, वो बुक कर रखी थी, तो ये लोग चले गए थे, संजय पुंडे, मनोज ध्यानी आदि वगैरह जितने भी थे, ये महेंद्र बिष्ट वगैरह हो गए। राजेश रावत जो यहाँ पे रिस्पना पुल में, वो भी हमारे साथ का पड़ा हुआ है, मेरा मित्र। अब तो नहीं रहा। हम लोग तो पता चला, तो फिर मैंने कहा ये भी नहीं पूछ सकते कहाँ है, क्योंकि लैंडलाइन ही चलता था। अब आज की तारीख में तो मोबाइल है, हवा कहाँ पे है, चलो रुक जाओ 1 घंटे में, मैं आधा या पौन घंटा जो भी है। खैर वो निकल गए, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब निकल गए तो कोई नहीं। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वहाँ 1 दिन पहले पथराव हुआ, जिसमें सरला रावत एक यहाँ थी, करणपुर चौकी में शायद वो थी उस वक्त, ये पता नहीं, लेकिन लेडीज थी, यहाँ की पहचान वाली थी, मतलब वो मिली बाद में। तो उन्होंने कहा देखो हम तो वहाँ ड्यूटी में गए थे, हमारा तो सर फोड़ दिया, पथराव हुआ होगा पुलिस वालों को उस दिन। तो खैर उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ पे फिर बाद में कुछ दिनों बाद, मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद ही, फिर वहाँ पे श्रीयंत्र में एक वो बन गया था, जिसमें कि दिवाकर भट्ट जी का एनकाउंटर तय था लगभग। ये खबर यहाँ देहरादून में भी हम लोगों को मिल गया था, और ये पास भी हो गया था दिवाकर भट्ट जी को कुछ, क्योंकि अब होता है हर आदमी। तो उनको पता चला, तो उनको निकलवा दिया गया था। लेकिन ये राजेश रावत, यशोधर भंजवाल जी, श्रीनगर, वहीं कीर्तिनगर, वहीं पे, ये बेचारे, इनका कुछ पता नहीं चला। अब बहुत से लोगों को वहाँ पे बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया था, जिसमें हमारे ये देहरादून से गए हुए लोग भी थे, यशोधर भंजवाल जी और राजेश रावत और यशोधर। हाँ, नहीं, ये तो शहीद हो गए थे। इनका तो बाद में पता चला। हम तो फिर इनकी डेड बॉडी ढूंढने गए, मैं हो गया, जगमोहन नेगी हो गया, विजय बिष्ट जी हो गए, मनोज ध्यानी हो गया। इनकी डेड बॉडी बाद में पता चला 82 के पास इनके कहीं पे डेड बॉडी मिली, जो कि हम उससे पहले खंगालते हुए आ रहे थे। बाद में बोरे में डाल के फेंकी, बोरे में डाल के। अरे वो पता चला घड़ी की वजह से कि ये आज ही कल की है, ये ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि घड़ी चल रही थी। क्योंकि अगर गाड़ी वो वहाँ रहता, ज़्यादा समय की होती, तो घड़ी बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। देखा, वो घड़ी चल रही थी। इस तरह से चलता रहा। बहुत कुछ हम लोगों ने खोया, बहुत लोगों को खोया। हमारे साथ सबसे एक बात और है, जो आज मैं नाम भी बताना चाहता हूँ आपको, उनका स्मरण शायद बहुत कम लोग करते हैं जी। एक कौशल्या डबराल होती थी। कौशल्या डबराल जी। जी। कौशल्या वाहनी उनके नाम पे बनी थी। कौशल्या वाहनी उनकी नहीं वाहनी, हाँ, कौशल्या वाहनी उनकी बहन ने बनाई थी। वैसे वो कौशल्या डबराल महिला संघर्ष समिति के उससे थे, जिसमें उषा नेगी हो गई, आशा भगोड़ा जी हो गए, कमला कंडारी जी हो गई, और उमा रावत जी हो गए। बहुत बड़ा एक रतनपुर से राजेश्वरी परमार जी हो गई। बहुत गांव के लोगों से ज़्यादा टच था। प्रेम नगर एक और ये सारा, ये आपका मधु ब्रदर्स वाले हैं सैयद मोहल्ला के पास, सरोज दीदी, सरोज भट्ट जी, हाँ जी, बहुत लोग थे। सैयद मोहल्ला हो गया, पूरा आपका हमारा मोहल्ला हो गया, इंदिरा कॉलोनी चक्खू मोहल्ला हो गया। उनका भी एक बड़ा ही रोल होता था, जिन पे एक कहते थे ना विश्वास, ऐसा कुछ था। और हमारा युवा मोर्चा के साथ तो उनका बहुत तालमेल ऐसा था कि मतलब जैसे एक माँ बेटे का संबंध होता है ना, ऐसा संबंध था उनके साथ। वो कहते थे तुम लोग जरे, चाहे वो मोतीलाल वोरा जी हो गया, राज्यपाल जी के यहाँ जब वार्ता में बात,
इसी प्रकार वार्ता के लिए हमारे को यहाँ पे डीएम हुए थे जब खेट पर्वत में से दिवाकर भट्ट जी को, बल्कि उस वक्त हम दिवाकर भट्ट जी के घर गए थे, उनकी हमारी भाभी जी धर्मपत्नी जी, उनके हाथों की रोटी हमने खाई है स्वयं तरुण हिमालयन में। अच्छा, हरिद्वार में, हरिद्वार में उनको बैठने का भी वो हमने ये कहा कि आपके ऊपर 2 लोगों का हत्या का आरोप लग रहा है कि आपने 2 लोगों की हत्या करवा दी और अब आपको बैठाना नहीं है, स्वयं ही आपको वो करना है। अब ये आप तय करो कि बैठना कहाँ है और हम लोग आपके साथ हैं। वास्तव में दिवाकर भट्ट जी उस वक्त बड़े बोल्ड नेता होते थे और फील्ड मार्शल के नाम से विख्यात थे। शायद उनको भी लगा, उन्होंने देखा होगा, तो बाद में पता चला खेट पर्वत में उन्होंने स्थान चुन लिया। वो चला तो हम लोगों का बना था प्रोग्राम, तो इस बीच में कौशल्या, वैसे तो खैर काफ़ी वो थे, उनके भी बट वट की वजह से तो उनके थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, तो उन्होंने मना कर दिया था। ये उषा नेगी वगैरह उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे, तो लेकिन हम जा नहीं पाए थे खेट पर्वत में। खैर इस बीच में हमारे को यहाँ से सेंटर से एक न्योता आया था मिलने का कि राज्य प्राप्त, मतलब उत्तराखंड राज्य के लिए एक गृह मंत्री होते थे हमारे एसबी चौहान जी और नरसिम्हा राव की सरकार होती थी। तो डॉक्टर वीवीएस विश्नोई जी थे डीएम, इनकी तरफ से उनको भी न्योता मिला, महिला संघर्ष समिति कौशल्या डबराल को, और वो पत्र मेरे पे भी आज भी रखा हुआ है। जब वीवीएस विश्नोई जी का उत्तराखंड युवा मोर्चा के नाम से वार्ता हेतु हमें बुलाया गया था, अब ना जाने कितने तमाम संगठनों को बुलाया गया था, तो हम लोगों ने भी एक अपना एक युवा मोर्चा के नाम से तय किया एजेंडा क्या होगा, किस बात के लिए हम राज्य की प्राप्ति के, अगर बैठेंगे तो बोलेंगे भी है ही, अगर बोलने का मौका मिलेगा तो बोलेंगे भी। तो हमने भी उस वक्त एक ही बात कही थी, जब यहाँ पर उस वक्त गृह मंत्री जी नहीं आए थे, केवल 2 ही राज्य मंत्री थे, एक तो प्रोफेसर एम कामसन जी और एक शिवदेव रजी अली जी, वही दोनों ने बैठक ली। तो उन्होंने बैठक में ली, तो अब राय होती है सबकी, तो उन्होंने राय ली। तो अब हमें इतना पता था कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोगों की राय बन रखा था, मेरा जो था, लेकिन और भी थे, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, यूकेडी थी, और भी तमाम महिला मंच वगैरह, इस तरह से करते 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 चले गए। तो पता चला कि बाद में ये, अरे जो आप राज्य की बात करते हैं ना, जो आज मुझे बड़ा थोड़ा अफसोस होता है कि हम, ठीक है कांग्रेस अपना श्रेय लेना चाहती है, बीजेपी अपना श्रेय लेती है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि उत्तराखंड की जिसने नींव रखी है उसका शायद आपके संज्ञान में है, वैसे किसने रखी उत्तराखंड की नींव? इसी आप उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहे हैं? ना, उत्तराखंड राज्य की, ये जो जहां से हम लोगों को भी लगा कि अब उत्तराखंड राज्य तो बनेगा ही बनेगा, वो थे एचडी देवगौड़ा जी। देवगौड़ा जी ने जब लाल किले के प्राचीर से, देखिए भाषणबाजी करना एक अलग चीज होती है। जब आप 15 अगस्त की प्राचीर से, लाल किले से अगर कोई बात कहते हो ना, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मैसेज आता है। बिल्कुल, बेशक हमें ज्यादा राजनीति समझ तो नहीं है, क्योंकि, लेकिन उस दिन हमें लग गया था वास्तव में अब राज्य चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट है, उनकी बनाने की मजबूरी तय है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे वो कैसे करके भी हो। और वास्तव में हुआ भी यही। इस राज्य, उत्तराखंड राज्य के चक्कर में 2 राज्य और बने, जिन्होंने सांसदों ने कहा आप हमारा भी समर्थन करिए, हम आपका तो कर ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 2 राज्य भी उत्तराखंड राज्य की वजह से इन 2 राज्यों को भी मान्यता मिली। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, आज चाहे ठीक है पॉलिटिकल लड़ाई है, आज करता कोई है भरता कोई है, यही चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि एचडी देवगौड़ा जी को आज कोई पूछने वाला नहीं अभी है। उस वक्त जनता दल की सरकार थी जी, और उन्होंने वास्तव में, महाराज जी कांग्रेस तिवारी से जीते थे और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि तिवारी कांग्रेस एक बनाई थी, नरेंद्र तिवारी जी हार गए थे। शायद वो दुर्भाग्य था हमारे राज्य का कि वो जीत नहीं पाए थे, पंथी जी से हार गए थे। तिवारी जी जीत गए थे? हाँ, तिवारी जी हार गए थे ना, इलापंत जी जो है, हाँ, सांसद थी उस समय। सतपाल महाराज जीत गए थे, सतपाल महाराज जी तिवारी जी हारे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही। नहीं तो आज प्रधानमंत्री शायद उन्होंने बनना था उस टाइम पे, लेकिन दुर्भाग्य है। खैर चलिए कोई नहीं, अब
इसमें तो आपका हमारा किसी का बस नहीं है, कौन कहाँ कैसे कब बन जाए किसी को नहीं पता। इस तरह होता रहा तो बहुत स्मरण है, कहाँ तक मैं आपको ये वो करूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य है, इसकी नींव तो पड़ी जी। लेकिन जो नींव होनी चाहिए थी वो देहरादून में रखे बनाई गई, वो कि उसका तो मैं शुरू में भी विरोध किया, आज भी करता हूँ। राजधानी देहरादून बनने का जो बिल्कुल राजधानी देहरादून थी नहीं, राजधानी गैरसैंण कौशिक समिति रिपोर्ट वैसे में हमारी जो भी लड़ाई थी हमारी राज्य स्पष्ट है, उत्तराखंड राज्य है, गैरसैंण राजधानी। आज उठा लीजिए आप कभी भी 94 का उत्तराखंड मूवमेंट का आज उठा लीजिए, कहीं लिखा था कि देहरादून राजधानी? शायद बिल्कुल भी नहीं लिखा था। गैरसैंण पहले से ही राजधानी का हमारा मकसद था, है और रहेगा। ये दुर्भाग्य यह है कि हमारा पहला सीएम ऐसा बना, पहला राज्यपाल ऐसा बना जिनको उस राज्य का ज्ञान ही नहीं था। बिल्कुल। और जब शपथ ग्रहण भी करानी थी तो क्या जरूरत थी, कहीं पे भी करा लेते, स्कूल कॉलेज के ग्राउंड में करा लेते। यहाँ पे भी तो आपने पेविलियन ग्राउंड में क्या है। उस वक्त मैं कोटद्वार में अपना एक छोटा मोटा कार्य करने लग गया था, क्योंकि अब रोटी भी खानी है। 96 के बाद मैं कम हो गया, क्योंकि अब मुझे पता कि उसके बाद हमने भी कुछ करना है भाई, जवानी की ओर आ रहे हैं, 2 रोटी कमाना है। तो मैंने अपना एक छोटा मोटा काम धंधा कोटद्वार में खोल दिया था। मैं वहाँ चले गया था तो मुझे फ़ोन आया था 6 या 7 तारीख को नवंबर 2000 में कि भाई यहाँ तो अब राज्य का वो हो रहा है। तो मैंने कहा करना क्या है, राज्य होगा तो निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, निमंत्रण आया नहीं तो हम गए नहीं। यहाँ से पेविलियन ग्राउंड में वो किया गया था। और होता भी तो हमारी बात यही होनी थी कि ये राज्य स्थापना दिवस जिस दिन बन रहा था, पहले मुख्यमंत्री जी जब वो ले रहे थे, तो हमारा सिर्फ यही था कि ये अगर शपथ लेनी भी थी तो पहाड़ में लेते। देखिए आज भी हम ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं, राज्य तो बना दिया, वो भावनाओं का था, लेकिन जिस राज्य को जो हमारे भावनाओं का राज्य होना चाहिए था वो आज भी नहीं है। क्या जरूरत है देहरादून को वो करने की? बिल्कुल। आज भी मैं नहीं समझता कि, बल्कि वो देहरादून का और सत्यानाश हो गया, विकास नहीं हुआ देहरादून का, सत्यानाश हुआ है। मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ जी। अगर पहाड़ों में आज कहते हैं ना हम पहाड़ों का पलायन नीचे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपने कहा सड़कें बन गई, बिजली चली, लेकिन आपने जो मूलभूत चीज़ें देनी थी वो चीज़ दी नहीं। आपने रोजगार का वहाँ कोई एक वो खोला ही नहीं। आपने स्कूल बनाए, टीचरों को तो जब आप स्वयं सारी मशीनरी यहाँ लग गए तो टीचर क्यों आएगा यहाँ? वो भी तो वो चाहेगा कि यार मैं देहरादून रहूँ, बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के पास हूँ। आपको क्या जरूरत थी पहाड़ों से यहाँ आने की? बिल्कुल। आप लड़ने के लिए तो तुरंत पहाड़ों में जाते हैं, कोई कहीं जाता है, पौड़ी जाता है, चमोली जाता है, क्यों जाते हैं भाई? देहरादून में ही लड़ लो ना, फिर वहाँ छोड़ दो। लड़ने के लिए सीट वहाँ चाहिए। वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल नहीं खोली, एजुकेशन संस्थाएं आज भी देख लो। जब आपने वहाँ अगर सबसे पहले रोजगार का अगर वो खोलते तो मेरे को नहीं ज़रूरत है। यहाँ अगर आज 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है बच्चा, तो मेरे ख्याल से तो बचाता 2,000 रुपये भी नहीं है, 1,000 रुपये भी नहीं है। अगर वो घर पे ही बनता, उसको कुछ ऐसा करते ना, रोजगार की स्थापना के लिए करते ना, वहाँ पे फैक्ट्रियों से बातें करते। क्या आपकी और फैक्ट्रियाँ कुछ लगती नहीं है? पहाड़ों में भी लगती है। अगर आपका विजन हो तो बिल्कुल होता है सर। आज ये जो हम देख रहे हैं बस अपनी डपली अपना राग, किसी को कुछ नहीं है। राज्य बनना था, किन बातों में बनना था, क्या उसका परिसीमन होना था? परिसीमन नहीं है आपके राज्य का। आपकी जो आपके पास होना चाहिए था वो आपके पास है नहीं, यूपी के हाथ में, क्योंकि परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है शायद। ये नहीं है परिसंपत्तियों का बंटवारा कहाँ हो रखा अभी तक? आप देखिए, पानी में आपका अधिकार नहीं है, बिजली बन रही है आपको नहीं मिल रही, या परसेंटेज में मिल रही होगी तो ना के बराबर मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा रावत जी, ऐसा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद, राज्य का गठन होने के उपरांत हमारे कितने आंदोलनकारी साथी जो है वो राज्य की सेवाओं में आए होंगे? कितने लोग आपके सदस्य हैं लगभग? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बहुत। वास्तव में ये जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया थी ना जी, ये जिला प्रशासन ने कहा कि आप लोग अपने कागज लाओ, हम आपका चिन्हीकरण करेंगे। जी। ये प्रक्रिया ही गलत थी। बिल्कुल। आप
जिला प्रशासन के अंदर क्या चीज़ नहीं थी, आज उठती है। आपके भी शायद संज्ञान में आई होगी, कुछ बातें उठ रही है कि वो गलत लगा, वो ऐसे लगा। हो सकता है, अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, बिल्कुल है ना, बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वास्तव में भाई अगर मैं गलत हूं तो आप देखिए ना, आपके पास LIU है, आपके पास रिकॉर्ड है सारे अभिलेखागारों में, हमारी तो फोटो तक आपके संस्कृति विभाग में पड़ी है कि जब हम किसी को उठा के, डेड बॉडी को उठा के ले जा रहे हैं, हमें किसी को पहचान थोड़े बतानी है। क्यों बताओ मैं कि मैं संतन रावत हूँ। कुछ लोग आज अपनी, अक्सर मैं देखता हूँ सार्वजनिक मंचों में या कहीं पे भी, पहले अपना आइडेंटिटी अपना वो बताते। मैंने आज तक कभी ऐसा, आज तक मैं ये कहता नहीं मैंने ये कहा। अब तो शर्म आती है बोलते हुए। बिल्कुल, क्यों बोले हम? जो मुझे पहचानता हूँ ना वो दूर से ही पहचान लेगा। आपको भी शायद मैंने आज मेरा प्रथम बार आपसे, बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको कोई आइडेंटिटी नहीं दी। आपने सुना होगा, किसी ने बोला होगा, तभी आपसे आज मैं रूबरू हो रहा हूँ सामने। नहीं, जब हम राज्य आंदोलनकारियों पे शोध कर रहे हैं तो एक एक करके वो नाम हमारे सामने आ रहे हैं जो उस समय उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे। तो उन्हीं में से एक नाम आपका है। और हमारे पास अभी तक जितने भी लोगों को हमने बुलाया है वो तमाम वही लोग हैं जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जिनकी सक्रिय भूमिका थी। सक्रिय तो हर आम आदमी है। देखिए, मैं सक्रिय की जहां तक आप बात करें, ठीक है, आपका कहना है सक्रिय, लेकिन हम अग्रणी लोगों में से थे। बिल्कुल, एक होता है सक्रिय। सक्रिय तो वो भी था बेचारे जो ठेले लगा रहा है, बंद कर रहा है, दुकानदार है वो भी कर रहा है, वो भी सक्रिय था। बहुत से दुकानदारों ने उस वक्त गर्ग जी होता था, राम शरण गर्ग जी होते थे व्यापार मंडल का, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया था, अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसा नहीं है, सहयोग सक्रिय सब थे। एक होता है अग्रणी भूमिका, हम लोग अग्रणी भूमिका में थे। जब डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी आए थे 26 जनवरी की, मैं याद दिला रहा हूँ, मैं इसलिए याद करता हूँ कि वास्तव में वहाँ के लोगों ने कहा पागल है यार तुम लोग, कैसे लोग, हमने वो गढ़वाली कल्चर के लोग नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी डिमांड कुछ भी कर रहे हो आप। हमने खड़े होकर जोर जोर से हल्ला लगाने, अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे, उत्तराखंड राज्य आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। उन्होंने तत्काल हमें खींच के नीचे बैठाया। दिल्ली में ललित मोहन मटपाल जी होते थे द्वार हट के जी, वो और भी थे, कुछ यहाँ थे कुछ उधर थे। उन्होंने हमें रोक के वहाँ के लोगों ने झटके से नीचे बैठाया कि आप क्या कर रहे, देखो वहाँ देखो कमांडो तैनात है, वहाँ से एक गोली आएगी सीधा, तुम तो मरोगे, हमें भी मारोगे। और डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी की गाड़ी तुरंत इतनी स्पीड में आगे भागी कि पता ही नहीं चला। हमें वहाँ पे चाणक्यपुर थाने में अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ एक कोई पुंडीर जी थे, मैं नाम तो अब याद नहीं रहा, बेचारे सस्पेंड हो गए थे। अच्छा, सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वो पहाड़ी मूल के थे। नरसिम्हा राव जी के हम वहाँ पे गए तो घोड़ा पुलिस आ गए थे, तब उनके थे, अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, उनके PS आए थे वहाँ से, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा, हमने उनको अपना जो भी था हमारा लिखा ज्ञापन, ये कौशल्या डबराल वगैरह, उषा नेगी वगैरह, आशा भगोड़ा वगैरह, हम लोग थे, राकेश्वर पोखरियाल थे, उमादत जुगरान वगैरह। इस राज्य के लिए हमने बहुत कुछ खोया है। अब ठीक है, वैसे नौकरी करके हमने एक बहुत बड़ा, मैं अपने जीवन का जो सोचता हूँ, मैं कभी उस वक्त ये था कि नौकरी का एक चला था। मेरे फादर यहाँ एडमिट थे इंद्रेश हॉस्पिटल में, मैं यहाँ इसीलिए आया था, लेकिन वहाँ इस बीच पत्र भी आया घर में, भाई लोगों ने कहा यार, मेरी शॉप थी, मेरा अपना अच्छा चल रहा था भगवान की कृपा से, 2 वक्त की रोटी खा रहा था, सब बैचलर था। 2000 के बाद मेरी नौकरी लगी, मैंने 97 में वहाँ अपने काम शुरू कर दिया था। इस तरह 2001 में मेरी शादी भी हो गई थी और अच्छा चल रहा था गृहस्थ जीवन, आज भी चल रहा है अच्छा, ऐसा नहीं। लेकिन नौकरी करने के बाद दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जो हमारा जो अंदर का वो होता है ना, देखो मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, मैंने आपसे इसलिए पूछा था, प्रश्न ये था कि हमारे कुल कितने ऐसे आंदोलनकारी साथी हैं जो कि इस वक्त राज्य कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, मैं बताया था कि हमारे वैसे तो 1600-1700 लोगों का एक वो था जो संगठन है बिल्कुल। अब काफ़ी लोग रिटायर हो गए, काफ़ी लोग तो बेचारे आज इस दुनिया में भी नहीं है। 10 साल में नौकरी कर रहा, 10 साल में आज उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिला, एक ठगा सा रह गया वो। ना उसको आरक्षण का फायदा मिला, ना उसको पेंशन का फायदा मिला। अब ये था कि चलो भाई कुछ ना भागते भूत की लंगोट से ही
वो एक वाला हल हुआ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगभग 1600 लोगों को राज्य कर्मचारी के रूप में सरकार में समायोजित किया गया होगा अंदाज से। हाँ, पूरे उत्तराखंड का। यहाँ पूरे देहरादून अगर वैसे डिटेल तो अगर डाटा अगर सही तरीके से लेंगे तो आप देहरादून का डाटा, पौड़ी का डाटा, उधम सिंह नगर का डाटा, पिथौरागढ़ का डाटा, इस तरीके से सारा आ जाएगा। पौड़ी हो, चमोली हो। अच्छा, वो किसके पास होता है वो डाटा? आपके पास वो होगा संगठन के पास? जिले वाइज निकलेगा पूरा। जिले वाइज ये तो जिले वाइज निकलेगा क्योंकि जिलों को दे रखा था। जी। सक्षम अधिकारी वही होता था, जिला अधिकारी। यहाँ पे भी जिला अधिकारी महोदय के उसमें हुआ, चाहे उन्होंने फिर किसी को अलग बना दिया, क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय को, कि आप पंजीकरण करेंगे, उनका डाटा रखेंगे, ये है, उसके बाद हम भेजे वो करेंगे। जी। डाटा आपको जिला अधिकारी महोदय के यहाँ से मिल जाएगा। जी। अच्छा, आपका मतलब ये मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि लगभग 1500-1600 लोगों को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में सरकारी रोजगार में लिया गया। समथिंग हो सकता है, इससे कम भी हो, एक मतलब लगभग ग्राउंड फिगर एक लगभग बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो बात अभी आप कह रहे थे उसी बात पर आते हैं कि उन 1500 लोगों में अधिकांशतः आपके संगठन से जुड़े रहे होंगे कभी ना कभी। क्या आपने अपने संगठन की मीटिंग के दौरान कभी ये महसूस किया है कि जो हमारे आंदोलनकारी साथी थे वो राजकीय सेवाओं में आने के बाद खुद को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं और उन्हें ये लगता है कि उत्तराखंड राज्य के संबंध में जो परिकल्पना राज्य आंदोलन के दौरान देखी गई थी वो परिकल्पना किसी भी हद तक पूरी नहीं हो पाई? क्या ऐसा महसूस हुआ है आपको? बिल्कुल होता है, हम तो पहले ही कह रहे हैं। हाँ, नहीं, आप उसी बात को आ रहे थे, मैं वही बात आपसे अपने शब्दों में पूछी ताकि हमारे दर्शकों को भी इन बातों का क्वेश्चंस भी समझ में आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहले क्या होना चाहिए था? पहले तो सबसे पहले तो राज्य जब बनता है तो उसके परिसंपत्तियों का बंटवारा होता है जी। भू कानून लगाना चाहिए था। आज देख लो, आज उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंड में नहीं है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, हम अपना पहाड़ छोड़ के चले गए हैं। पहाड़ों में सारे लोग देखो। अभी मैं कुछ समय पहले टिहरी झील की तरफ गया था, थोड़ा घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पे भी देखिए सारे होटल किनके हैं। इसमें गलती हमारे लोगों की है जिन्होंने छोड़ा है या उन लोगों की जो आके रह रहे हैं? नहीं, देखिए, गलती एक आदमी की कभी नहीं होती जी। असल में वो छोड़ा क्यों? जब उसे रोजगार नहीं मिल रहा। अगर आप पहाड़ के, मैं आज भी आपको बिल्कुल कहना चाहता हूँ, अगर पहाड़ के नौजवान को जी 15,000 की नौकरी मिलेगी ना जी, तो वो देहरादून नहीं आएगा। मैं तो 15,000 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। उसे 10,000 12,000 की नौकरी मिल जाएगी, वो क्यों आएगा बताइए देहरादून में? लेकिन रावत जी, इन 25 सालों में क्या आपने महसूस नहीं किया है कि पहाड़ से रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्र में पलायन अब एक पुरानी बात हो चुकी है? आज की तारीख में पहाड़ से मैदानी क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए हो रहा है। क्या आपने ऐसा महसूस नहीं किया है? रोजगार के लिए पलायन की स्थिति आज से 50 साल पहले होती थी, तो आज तो जब वहाँ से बच्चा पढ़ने के बाद रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों की ओर आता था, लेकिन आज परिस्थितियाँ भिन्न हो गई हैं। आज हमारे पहाड़ का नौजवान पहाड़ में शिक्षा नहीं लेना चाहता। आज हमारे पहाड़ में पली बड़ी एक लड़की पहाड़ में रहने वाले युवा के साथ विवाह नहीं करना चाह रही है। आज हमारे पहाड़ में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, तो इसलिए बुजुर्गों को पहाड़ में रखना एक तरीके से खतरे की घंटी हो गया है। आज हमारे पहाड़ में जंगली जानवरों का खतरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि जंगली जानवरों के भय से महिलाओं का कृषि संबंधी कार्यों के लिए या जीविकोपार्जन के लिए घास इत्यादि लाने के लिए जंगल जाना दूभर हो चुका है। क्या ये तमाम समस्याएं इन 25 वर्षों में नहीं घटी हैं? नहीं, आपने बहुत सही बात कही है। क्यों नहीं घटी? आज पहाड़ में पलायन का मूल भाव वो क्या था? बिल्कुल, सबसे पहले क्या है? स्वास्थ्य नहीं है। आज भी देख लीजिए, अभी परसों पौड़ी के सीएमओ को सस्पेंड किया है। अभी हमारे जो मंत्री बने हैं नए हमारे सुबोध उनियाल जी, उन्होंने सस्पेंड किया। सिटी मशीन खराब है या है तो उसको चलाने वाला नहीं है। जब आप ये बताएंगे ऐसी सुविधाएं मिलेगी तो आप कैसे करेंगे बताइए ना। आप आदमी 2 पैसा होता है, अपनी जमीन बेची या कुछ करा तो वो फिर सीधी सी बात देखिए, आप भी अगर पहाड़ छोड़ के या आप अपना अल्मोड़ा या आप मैं हो गया तो यहाँ चलो, खैर हम तो एक नौकरी है, अभी भी मैं पहाड़ों से टच में हूँ बिल्कुल,
लेकिन मैंने आज भी अपना पहाड़ नहीं छोड़ा, हम जाते रहते हैं। दूसरी बात यह है, कौन सा आपका जिला ऐसा है जहाँ पे ये सारी सुविधा, देखो आदमी के पास सबसे पहले देखो पूरे विदेशों में चले जाए, हेल्थ और एजुकेशन इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है। अरे इन्हीं दोनों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, हेल्थ और एजुकेशन। आज यहाँ चले जाइए किसी भी कॉलेज में, सारी यूनिवर्सिटी यहाँ बन रखी है। आप बताइए पहाड़ों में कितनी जगह आपके कॉलेज बन रहे हैं। लेकिन आप और हमारे वो तमाम साथी जो उत्तराखंड राज्य बनने के उपरांत सरकारी सेवाओं में आ चुके हैं, आप विगत 20-22 सालों से सरकार का हिस्सा हैं। बिल्कुल, आप सरकार का हिस्सा हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि राज्य आंदोलनकारी के रूप में और सरकार का हिस्सा होते हुए हमारे इस ओर से भी एक पहल होनी चाहिए थी? देखिए, उत्तराखंड राज्य का जो संघर्ष हुआ उसमें कर्मचारियों की एक बड़ी अहम भूमिका रही। कर्मचारी संगठनों ने अपने 3 माह के वेतन को दांव पर लगाते हुए, अपनी नौकरियों को दांव पर लगाते हुए पूरी तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भागीदारी की। हमें याद है कि जब समाजवादी पार्टी सरकार ने एक चिट्ठी जारी की थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि कोई भी कर्मचारी राज्य आंदोलन में भागीदारी नहीं करेगा, उसके बावजूद कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को दांव पर लगाते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भागीदारी की थी। तो क्या एक सरकारी कर्मचारी के रूप में हमारे तमाम वो उत्तराखंड के आंदोलनकारी साथी जो इस वक्त सरकारी नौकरियों में हैं, क्या उनका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि वो आज भी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने की जगह व्यवस्थाओं की उन खामियों को दूर करने के लिए आगे आएं, सरकार को वो लूज पोल बताने की कोशिश करें जो कि इस प्रदेश के विकास के लिए घातक हैं और उत्तराखंड प्रदेश की परिकल्पना को जो पूरा करने में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाती हैं? क्या ये हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, आपने ये बात ठीक कही कि एक हमारी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल है जी। लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान रखिए, जब हम सरकार के अधीन जब हम आ जाते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं तो हमारी एक गाइडलाइन अलग तय हो जाती है। नहीं, देखिए, सरकारी कर्मचारी अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी मांगों के लिए समय समय पर हड़ताल, आंदोलन, काम बंद, प्रदर्शन, इनका सहायता लेते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमारे आंदोलनकारी साथी जो कि अब सरकार का हिस्सा हैं, क्या उनका यह दायित्व तो नहीं बनता है कि वो एक ऐसा प्रेशर ग्रुप तैयार करें जो कि सरकार पर, चाहे वो सरकार किसी की भी राजनीतिक दल की हो, उस सरकार पर एक ये प्रेशर बनाएं कि भाई आपने उत्तराखंड राज्य में ये करना चाहिए? क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं है? नहीं, ये तो ठीक कहा है आपने कि एक प्रेशर, लेकिन हम प्रेशर भी तो एक पत्राचारी करके कह सकते हैं कोई चीज़ घट रही है, लेकिन हम सीधा हड़ताल में नहीं जा सकते ना उन चीज़ों के लिए। रही बात कर्मचारी संगठनों की, उनके अपने लॉजिक होते हैं। बिल्कुल, चाहे वो आपका ग्रेड पे की बात हो, चाहे वो हमारा कार्ड की बात हो, हेल्थ कार्ड की बात हो। नहीं, मैंने आपको मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था तो तमाम कर्मचारी संगठन एकमत होकर नहीं, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उसका कारण बताता हूँ मैं, उसका कारण बताता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जो भी जनभावनाएं थी उस वक्त जनभावनाओं के साथ थे। वर्तमान में भी प्रत्येक उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारी, चाहे वो इस वक्त किसी भी प्रारूप में है, वो उत्तराखंड की मौजूदा व्यवस्था से प्रसन्न नहीं है। हाँ, ये तो बात सही बिल्कुल। और उत्तराखंड की जनता जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान में वजूद में थी, वो भी उत्तराखंड की मौजूदा परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रखती है। उत्तराखंड का युवा जो कि उत्तराखंड राज्य गठन के उपरांत पैदा हुआ है, वो भी रोजगार समेत तमाम समस्याओं से आज जूझ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विकट परिस्थितियों में जो हमारा एक आंदोलनकारी मन है, जिसने कि उस समय भी देखिए हमारे लोगों के अपने निजी स्वार्थ नहीं थे,
रावत जी का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, जुगरान का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, मल्ला का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, अपना निजी स्वार्थ नहीं था। हम एक सामाजिक कार्य के लिए संगठनात्मक रूप से आगे आए थे। तो क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता है कि हम समस्त किंतु और परंतुओं को हटाते हुए एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाने का प्रयास करें जो कि आगे बनने वाली सरकारों पर एक नीति नियंत्रण बना सके और सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सके कि वो उत्तराखंड राज्य के परिकल्पना जो की गई थी उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों द्वारा, उस परिकल्पना के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का गठन करने के लिए उस अनुरूप में उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए आगे आए। क्या ये आवश्यक नहीं लगता है आपको इन 25 वर्षों बाद? हाँ, नहीं, आपने जो ये बात कही ना, जी, बिल्कुल ठीक कही आपने जी। लेकिन आज हम लोग इतने स्वार्थी हो गए ना, हमारा स्तर इतना गिर गया है जी कि हम ये बात सोचना है। देखो, आज हमारे को जिन चीजों के प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए थी, पॉलिटिक्स भी नहीं कहूंगा, हाँ, ये भी हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन आज हमने अपनी भावनाओं को भी मार दिया क्योंकि स्वार्थ इतना ज्यादा घुस गया हम लोगों के अंदर। हम तमाम संगठनों को इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं, देखो ईगो कितनी बड़ी है सबके अंदर। कितने ही प्रयास हमने पहले भी किए, हमने कहा आओ, लेकिन ये ईगो नहीं जा रही सर। आज तो अपना ही कहते हैं ना, राजनीति हो गई है एक तरीके से। आपका चाहे वो कोई भी कर्मचारी संगठन उठा लो, राजनीति इतनी ज़्यादा हो गई है, वो चाहता ही नहीं है कि ये आगे बढ़े। अपना फायदा तो सब लेना चाहते हैं। हम अपने संगठन की बात करते थे, हमारे कर्मचारी इतने सारे हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जहाँ अगर हम कहते हैं वो देहरादून में सबसे ज़्यादा संख्या है हमारे कर्मचारियों की, उत्तराखंड आंदोलनकारी कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा जी। लेकिन हम किसी बिंदु पे जब बैठक करते तो मुश्किल से 25-30 लोग 50 लोग इकट्ठा होते। कहते हैं ना, आजकल आपको अगर सरकार पे प्रेशर डालना है ना, तो आपके पास जनबल भी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर जब जनबल होगा ना, तो सरकार भी सोचती है कि इसके साथ इतने लोग हैं, हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी, इनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य है आज यूकेडी, देखो यूकेडी एक कितना बड़ा, मतलब इतने मुद्दों पे लड़ रहा, और वो सारी मुद्दे बिल्कुल 101% सही है। लेकिन आप ये बताइए कि उस यूकेडी को कितना समर्थन दे रहे हैं? हम ही लोग नहीं दे रहे। नहीं तो आज क्या बात है, आज यूकेडी की हालत ऐसी होगी कि आज एक भी सीट नहीं है, कुछ उसकी भी कमी आ रही। जब सर्वप्रथम राज्य का चुनाव हुआ था तो उसको 3 सीटें मिली थी और उसका बहुत बड़ा रोल था उस वक्त। लेकिन दुर्भाग्य कि वो सत्ता में बैठ गए। वो सत्ता को समर्थन करता है, इंडिपेंडेंट होके कहते नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये हमारी वो है, आप इन चीज़ों को लागू कराइए। लेकिन नहीं, उसके बाद आई फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर वो 4 बने, नहीं पहले 4 बने फिर 3 बने, सॉरी उस माफ़ी चाहता हूँ, पहले 4 बने थे पहले चुनाव में, फिर 3 बने, सीट 1 कम हुई। उसका एक तरीके से उनको अल्टीमेटम दे दिया गया था, ये तुम्हारा। फिर वो फिर बीजेपी के साथ बैठ गए, पहले कांग्रेस के साथ बैठे फिर बीजेपी के साथ बैठे। उस वक्त भी परिस्थितियां लगभग वही थी, बिल्कुल सेम वही थी। लेकिन नहीं, सत्ता का भोग भोगना था ना साहब। यहाँ जहाँ स्वार्थ आ जाता है ना, फिर उनकी अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स हो रही थी। मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भागीदारी करने वाला तत्कालीन युवा, जिसे कि बाद में सरकारी नौकरी व अन्य सुविधाएं मिली, वो भी कहीं ना कहीं सुविधा भोगी और स्वार्थी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं हम लोग अपने स्वार्थों से जुड़ गए। लेकिन मैं अपने इस पॉडकास्ट शो के जरिए ये उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे लोग एक बार पुनः आगे आएंगे और उत्तराखंड राज्य को जनभावनाओं के अनुरूप गठन के लिए प्रयास करने के लिए आगामी समय में जो भी प्रयास होगा, तो आप लोग उसमें अपने व्यक्तिगत मतभेदों से हटकर सामूहिक रूप से एक बार पुनः जो है जन जागरण के लिए अपने सहयोग देंगे। ये हमारी आपसे अभिलाषा है, एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में,
एक राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित कर्मचारियों के संगठन के रूप में भी हम आपसे ये प्रार्थना और ये अभिलाषा करते हैं कि अगर ऐसा कोई मूवमेंट बनेगा, ऐसा कोई क्षण आता है जबकि ये कहा जाए कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की आज आवश्यकता है जन जागरण के लिए, तो आप लोग पुनः खड़े होंगे। बिल्कुल, हम इस पे बिल्कुल पक्ष में। थोड़ा सा हमारे को उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो इस चुनाव में खड़े तो हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि वास्तव में अब ऐसा है ना, 4 लोग खड़े हैं और चारों ही आपके जानने वाले, चारों ही आपके राज्य के प्रति उनके समर्पित भावना। अब 4 वोटों को, चारों को एक एक वोट तो नहीं दे सकते ना, वोट तो आप एक ही को दे सकते हैं। देखिए, वोट देना पहले तो उन लोगों को तय करना पड़ेगा कि वास्तव में आप आगे आओ, हम भी आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये भावना किसी के अंदर नहीं आ रही। नहीं, वोट देना और चुनाव की राजनीति ये एक अलग विषय है। ठीक है। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ा विषय क्या है जो मुझे लगता है, और जो हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज को शुरू करने का कारण भी है, कि आज इन 25 वर्षों में हमारे प्रदेश का युवा जो है, जो आज 25 वर्ष का है, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास से पूरी तरह अनभिज्ञ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जरूरत यह है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आंदोलनकारियों का क्या त्याग था, क्या बलिदान था और किस प्रकार हुआ, ये तमाम जानकारियां उन युवाओं तक पहुंचे। और क्या उत्तराखंड राज्य के गठन की सोच थी, ये सोच उन युवाओं तक पहुंचेगी तो राजनीतिक परिवर्तन तो स्वतः एक सतत प्रतिक्रिया है, वो एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप उसको उस प्रक्रिया पर काम करेंगे तो परिवर्तन आज नहीं तो कल होगा। राजनीतिक स्वप्न सिर्फ सड़कों पर आंदोलन से पूरे नहीं होते हैं, उसको पूरा करने के लिए कई प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। और मुझे ये लगता है कि राज्य बनने के बाद हम कहीं ना कहीं जो असफल हुए, हम अपना संदेश आगे आने वाली अगली पीढ़ी को देने में पूरी तरह असफल हुए। और शायद आज यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना के बावजूद, राज्य निर्माण के बावजूद उस परिकल्पना से कोसों दूर खड़े हैं जो कि हमारे आंदोलनकारी साथियों ने देखी थी। बिल्कुल सही है आप। ऐसा होता है ना सर, जब हम लोग भी कॉलेज में थे ना जी, तो कॉलेज का युवा ऐसा शक्तिशाली होता है। बिल्कुल, आज हम उस पड़ाव में नहीं है। बिल्कुल, हम बात तो कह सकते हैं, लेकिन आज कॉलेज के अंदर इन तरह की कोई चर्चा ही नहीं है। आज का युवा इतना भ्रमित हो चुका है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं, तो उसके पीछे शायद एक कारण ये भी है कि हम अपने स्वार्थों में, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्थाओं में, अपने कारोबारों में इतना डूब गए कि हमने उस राज्य आंदोलन को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। क्या ऐसा नहीं है? आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, शायद ये भी कह सकते हैं आप कि आज जो देश के अंदर की राजनीति चलती है जी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान आज स्कूल कॉलेजों में पड़ चुका है। बिल्कुल। आज उन्हें इससे मतलब नहीं है छात्रों के क्या हित है, क्या किस। आप इतने बड़े बड़े महाविद्यालय देहरादून के अंदर आप बताइए कितना आप मूवमेंट देख रहे हैं। हमारे टाइम पे कोई भी होता था, हम खड़े हो जाते थे, जुगरान जी हो जाते थे, वीरेंद्र पोखरियाल जी हो जाते थे। देखिए, अगर मूवमेंट माना, मैंने आपकी बात सही है, मूवमेंट महाविद्यालय के कैंपस से तो नहीं निकला है, लेकिन युवाओं को सड़कों पर लाने के लिए बॉबी पवार जैसे लोग और तमाम युवा संगठन अलग अलग तरीके से अपने अपने उस पर प्रयासरत हैं। मुझे ये लगता है कि इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ की आंदोलनकारी ताकतें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के उपरांत आने वाली पीढ़ी से तालमेल कायम करते हुए उसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के ज्ञान को, उसकी आवश्यकता को, उस आंदोलन की ज़रूरत को और उस आंदोलन की परिकल्पना को अगली पीढ़ी को देने में नाकाम रही, जिस कारण हमारी नई पीढ़ी को आज अपनी भाषा, अपने क्षेत्र या अपनी संस्कृति और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के गठन की मूल कारणों की जानकारी नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो क्या अगर राजनीतिक लोग तो उन्हीं में अगर तो मैं सिर्फ आपसे इस वार्ता के अंत में सिर्फ ये चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई संयुक्त प्रयास किया जाता है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जनभावनाओं को, आंदोलन के उद्देश्य को और आंदोलन की परिणति के कारणों को
अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कोई एक सामूहिक प्रयास उत्तराखंड के तमाम राज्य आंदोलनकारियों को साथ लेके किया जाए तो राज्य आंदोलनकारियों का जो कर्मचारी संगठन है और जो आपके साथी आंदोलनकारी लोग हैं, क्या वो ऐसे किसी भी प्रयास में जो है वो भागीदारी करेंगे? हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि कर्मचारी संगठन कभी भी कोई भी इलेक्शन हो सामाजिक इससे, ये मैंने कहा ना, ये चुनावी राजनीति नहीं है। हाँ। ये एक सामाजिक जन जागरूकता का प्रयास है। ये एक सामाजिक जागरूकता का प्रयास है। कह रहे ना, देखिए, आप अगर एक मंच पर खड़े होकर कहीं पर ये कहते हैं कि आपने पुष्कर धामी को वोट नहीं देना है, तो वो तो एक आपकी आचार संहिता के अनुरूप नहीं है। लेकिन आप किसी मंच पे खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई उत्तराखंड आंदोलन में ये हुआ था और ये हमारी मांगे थी और ये नहीं हो पाया, तो भाई बाकी आप देख लो, वोट किस देना आप जानो। नहीं, इससे हमारा तो ये एक सामाजिक जन जागरूकता है। तो सामाजिक जन जागरूकता में मुझे लगता है कोई भी नियम कानून या कोई भी सरकारी आचरण नियमावली आड़े नहीं आती है। तो अगर ऐसा कोई प्रयास, संयुक्त प्रयास उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों द्वारा किया जाता है, तो मैं सिर्फ अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे किसी भी प्रयास में एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पर आप भागीदारी करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर हमें बुलाया जाएगा बिल्कुल जाएंगे। धन्यवाद। हम दूसरी बात हम ये कह रहे थे, बॉबी पवार जी ने बिल्कुल अभी ठीक कहा आपने, उन्होंने कुछ छात्रों की बातों के लिए, बेरोजगारी की बातों को लेकर एक आंदोलन किया था जी। आपको बता दें, शहीद स्मारक में जी रात 2-2 बजे तक हम उनके साथ खड़े रहे। एक हमारे पंकज छेत्री जी है, वकील है, एडवोकेट है जी, उन्होंने भी पूरा सहयोग करा। हम कर्मचारी संगठनों ने भी जो भी हमसे हो सकता था हमने उनके लिए पूरी रात, बल्कि हमने उनके ऊपर प्रशासन का तो इतना जबरदस्त शिकंजा कस रखा था, तो उन्होंने तो पूरे रास्ते ही ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन हम आते थे, जाते थे और उनके सुरक्षा के लिए खड़े रहे। हम लोग रात 2-2 बजे हम गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप सही के लिए खड़े होंगे, हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आपके साथ अगर ऐसे भी लोग खड़े हैं, अगर आप ईमानदारी से, आज देखिए, अगर आप बॉबी पवार वास्तव में ईमानदार है तो आइए, हम तो कह रहे हैं आइए, जुड़िए, ईमानदार लोगों का एक टीम बनाइए ना। क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप अपने मैं की भूमिका में नहीं चल रहे? किसी को भी मैं की भूमिका में नहीं चलना चाहिए। वास्तव में अगर वो उत्तराखंड राज्य के हितों को ध्यान में रख के चलना चाहता है तो मैं ऐसे लोगों के साथ सदैव खड़ा रहूंगा। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद आपका बहुत बहुत रावत जी, आपने हमें समय दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात तमाम राज्य आंदोलनकारियों तक और इस प्रदेश की जनता तक पहुंचेगी और हम एक नया उत्तराखंड बनाने में, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपने को, उत्तराखंड को के पुनर्निर्माण के एक नए आंदोलन के लिए इस प्रदेश की जनता को पुनः तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद पंजी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। आप लोगों का सबका धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।